हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग एटीसी का पेपर डिस्कस करेंगे 14 जुलाई शिफ्ट 1। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैट्रिसेस के ऊपर है। ए इज अ मैट्रिक्स 3x3 की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि 4a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अगर हम उस रूल को अप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 की पावर n। n है यहाँ पर ऑर्डर यानी 3। 4 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 की पावर 3 हो गया 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 9। यू मल्टीप्लाई दिस यू गेट 576। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है तो मैंने एडिशनली इंफॉर्मेशन ऐड कर ली है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करें कि थर्ड टर्म 3 है, यानी कि हमारे पास हम कहेंगे कि A3 विच इज AR², ठीक है, विच इज 3। अब वो कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म लिख के देखते हैं। A इंटू प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, AR इंटू AR² इंटू AR³ 4 हो गई, इंटू AR पावर 4 होगी 5 टर्म। ए 5 बार है, A रेस्ट टू पावर 5, R की पावर्स ऐड हो जाएंगी 4 3 7 2 9 1 10, R की पावर 10। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AR² की कंप्लीट पावर 5। ठीक है, और AR² मुझे पता है 3, 3 की पावर 5 243। ठीक है, डिसेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा बहुत क्विकली लिख के कर सकते हैं। ठीक है, पर यहां थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ 31 ऑब्जर्वेशन इज 45। ठीक है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 40, लास्ट 16 इज 60, फाइंड द 16th ऑब्जर्वेशन। तो मैं इसका पैटर्न लिख के दिखा देता हूँ, क्वेश्चन तो आसान है, कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी। तो पैटर्न क्या रहेगा हमारे पास, A1 A2 से करते 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 बीच में आ गया A16, फिर A17 A18 से करते करते हम पहुंच गए A31 तक। कह रहा है इन सब का मीन 45 है। ठीक है, तो यानी कि समेशन शॉर्ट में लिख लेता, ठीक है, समेशन AI, ठीक है, 1 से 45 सारी टर्म्स को जब ऐड कर रहे हैं तो भी, और उसको फिर किससे डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 45। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 31 है, सॉरी 31 ऑब्जर्वेशन है। तो A1 से लेके 31 तक A1 A2 A3 सब ऐड कर दिया समेशन की फॉर्म में, अपॉन 31 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो अगर हम इस 31 को इधर ले जाएं तो मतलब हमें इनका सम मिल जाएगा 45 इंटू 31। ठीक है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और लिखना थोड़ा सा पड़ेगा। तो हाउ मच यू आर गेटिंग, 45 इंटू 3 1350 प्लस 45 1395। ठीक है, ये क्या है बेसिकली A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर किसी को समेशन समझ नहीं आ रहा तो ये लिखा है अप टू A31, सारे नंबर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ था कि फर्स्ट 16 टर्म्स का मीन 40 है। तो सेम कॉन्सेप्ट, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, सबको ऐड करें। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके A16 सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू कितना, 40। तो ठीक है, तो अगेन ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, विच इज 640। लास्ट 16 टर्म्स, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लास्ट 16 टर्म्स जो होगी वो 16 से लेके 31 तक ही होंगी। इफ यू वांट यू कैन काउंट। ठीक है, पर थोड़ा सा ना इसको देख लेना, मतलब इसको ऐसे काउंट कर सकते हो कि 31 से लेके 16 तक कितने नंबर होते हैं, तो 31 माइनस 16 प्लस 1। तो इफ यू सॉल्व दिस यू गेट 16।
ठीक है, तो लास्ट 16 टर्म ना 16 से लेके 31 तक है, तो आपको ये जजमेंट करनी आनी चाहिए कि वो लास्ट 16 टर्म कौन सी होंगी। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस में ना क्योंकि मांगा ही 16th टर्म है, तो यूजुअली लास्ट 16 टर्म जो होगी वो 16 से स्टार्ट होगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। A16 प्लस A17 प्लस A18 ऐसे करते करते A31 तक करा लास्ट 16 टर्म्स, और ये कितनी टर्म्स है 16 अपॉन 16 इज इक्वल टू कितना सॉल्व हो गया ये, इसका मीन लास्ट 16 का कितना दिया 60। ठीक है, तो ये भी अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या मिल गया, ये मिल गया 960। नाउ व्हाट्स द पॉइंट, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को ऐड करूं तो देखो A1 से लेके A16, A16 से लेके A31, यानी कि एक तरह से A1 प्लस A2 से लेके A31 सारे आ गए। पर A16 को अगर हम देखें तो A16 एक नहीं 2 बार आया, यानी 1 से लेके इसके बीच में जब हम सीक्वेंस काउंट कर रहे होंगे तो बीच में एक बार A16 आएगा, ठीक है, प्लस एक A16 एक्स्ट्रा। अब इसी का फायदा उठाएंगे हम, इज इक्वल टू अगर इनको ऐड कर देंगे तो व्हाट वी गेट 1600 हो जाएगा ये। और ये 1 से लेके 31 तक टर्म्स का तो समेशन पहले ही निकाल लिया था ना ऊपर 1395, तो 1395 प्लस A16 इज इक्वल टू 1600। A16 जो है 1600 माइनस 1395, तो विच इज 200। ठीक है, वैसे तो ये एप्टीट्यूड में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, नॉर्मल मैथ्स का तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। अर्थमेटिक मीन मतलब वही, वो तो 10th क्लास वाला मीन का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन बस इसको ना अगर तुमने पहले कर रखा है तो क्या है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें पता होता है कि फर्स्ट 45 का अगर मीन 31 है तो 45 इंटू 31 उनका सम हो गया, फर्स्ट 16 का सम 640 हो गया, लास्ट 16 का ये हो गया। और अगर ये क्वेश्चन पहले करा होता है तो ये पता होता है कि ये टर्म 2 बार रिपीट करेगी, जिस वजह से हम एक बार तो सीरीज में लिख देंगे और एक बार अलग लिख देते हैं। सीरीज का फायदा क्या होगा कि वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, तो पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए कि एक वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए, फिर उसकी लेंथ 4 होनी चाहिए, ये एक सेपरेट टास्क है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे को 2 वेक्टर दे रखे हैं और मुझे उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था अलग से जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था कि A क्रॉस B जो होता है वो एक C वेक्टर देता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है, एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, और इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाना बस इसमें। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, पहले तो वेक्टर निकाल लें, फिर देखेंगे लेंथ का क्या रोल है। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कहते हैं, आई जे के, पहला वेक्टर लिख देते हैं, इसके कंपोनेंट लिखते हैं 1 -1 2, इसके कंपोनेंट 2 1 3 2 1 3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो आई इंटू, पहला सॉल्व करोगे तो -3 -2 -5। ठीक है, माइनस जे के साथ ओपन होगा 3 -4 विच इज -1, प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो 1 -2 -2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक, तो बेसिकली वी गेट -5i प्लस जे प्लस 3k। ठीक है, अब जो ये बोल रहा है कि वेक्टर की लेंथ, ऑप्शन तो एक भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रॉपर करने का तरीका क्या होता है, लेट्स से ये एक सी वेक्टर है, अब मुझे चाहिए एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 4 ही हो, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, इससे हम सी वेक्टर से पहले निकालेंगे सी कैप यूनिट वेक्टर, और फिर उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट चीज समझो, ऑप्शंस यहां पे देखो, सब में 24 12 24 12 है, सबके डिनोमिनेटर में √35 है, यानी अब क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड नहीं रहा। जब तुम सॉल्व करोगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, 25 + 9
34 + 1 35, तो वो यूनिट वेक्टर में डिनोमिनेटर में √35 आएगा, फिर इंटू 4 करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये सब मत करो, तुम साइन देखो। पहला टर्म नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। पहला टर्म नेगेटिव यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गए, तो बचा गया यानी कि फर्स्ट और सेकंड। पहली टर्म नेगेटिव, सेकंड टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन। बस सॉल्व तो तब करो जब ऑप्शंस अलग अलग हो। ऑप्शन तो सारे मैचिंग है, प्लस माइनस के ऊपर खेल रहा है, तो प्लस माइनस तो यहीं से जज हो गया था। पहली टर्म नेगेटिव, बाकी दो पॉजिटिव, एक ही ऑप्शन है, ऐसा बात खत्म। सॉल्व मत करो, थोड़ा सा अपना टाइम बचाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर्ड पेयर, ये आई वुड से कि ये क्वेश्चन टफ तो नहीं है, बट ये है कि अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है पूरा पूरा। ठीक है, लेट्स सी। कह रहा है एक यूनिवर्सल सेट है, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल सेट, इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट निकालना है। पहले तो इसको समझ लेते हैं, क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, लिख देता हूं मैं, वैसे तो हमने सेट्स में ये डिस्कस करा हुआ है। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये बीच में क्रॉस लिखने का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि जैसे हम कोऑर्डिनेट नहीं लिखते 3,4, तो ये पहला नंबर रैशनल होना चाहिए, सेकंड नंबर नेचुरल होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, ओके। जो दूसरा सेट है, दूसरा सेट कह रहा है पहला टर्म नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा जो है क्यूसी का मतलब होता है नॉट रैशनल, विच मींस इररैशनल। ठीक है, इररैशनल। कह रहा अब एक ऐसा सेट बताओ जो इन दोनों को ही कवर करता हो। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो जिसके अंदर ये दोनों ही आ जाए। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट है, फर्स्ट और ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये एक्स समझ लो, ये वाई समझ लो, तो हमें पहला एक्स ऐसा चूज करना है जो रैशनल नंबर को भी कवर करे, जो नेचुरल नंबर को भी कवर करे। तो देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अगर हम वो करें कि इन दोनों का नेचुरल वो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, तो रैशनल ही हो सकता है, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर रैशनल तो आ ही गए, नेचुरल भी आ गए। अब नेचुरल और इररैशनल, देखो इररैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर इररैशनल नहीं होता। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, इररैशनल क्या होते हैं हमारे पास, इररैशनल होता है √2 √3 √5 पाई। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा सेट है जो इन दोनों को कवर कर ले, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा एक रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल भी नेचुरल भी, इरेशनल भी, रैशनल भी, सब आ जाते हैं। एक आई थिंक सेट के अंदर हमने डायग्राम सा किया था, ऐसे सर्कल सर्कल बना के ना, कि ये तो हो गए नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर आ गया होल नंबर, कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ गए। मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि होल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट है फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस डायग्राम से ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं हम। नेचुरल नंबर के बाद आ गए रैशनल, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर रैशनल के बाद रियल नंबर आते हैं। ठीक है, बेसिकली रियल नंबर के अंदर क्या हो जाता है, इररैशनल इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं क्यूसी यहाँ पे भी कह रहा हूँ, रियल नंबर जो है आर इज इक्वल, ऐसे बोल सकते हो कि रैशनल नंबर प्लस इररैशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर के अंदर ओवरऑल सारे नंबर होता है, रैशनल भी होता है, इररैशनल भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, चलो, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बस लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का था, मैथ्स तो क्या ही चल रहा है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डायरेक्शन को साइन निकालना है एक्स एक्सिस के, 3D का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने डायरेक्शन को साइन पे स्पेसिफिकली अलग से लेक्चर भी रखा था उसके ऊपर, डायरेक्शन को साइन जिसमें अलग से डिस्कस किए थे। डायरेक्शन को साइन होते हैं LMN, जो कि ऑल्सो इक्वल होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के, इसलिए उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कोसाइन इसलिए कॉस लिया है ना। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा होता है एक्स एक्सिस से एंगल, बीटा होता है वाई एक्सिस से एंगल, गामा होता है जेड एक्सिस से एंगल।
जब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? कोई भी एंगल नहीं है, जीरो। कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1। अगर मैं बोलूं कि वाई एक्सिस का, ठीक है ये वाई है, ठीक है, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? 90 डिग्री, कॉस 90, जीरो। गामा जेड एक्सेस, अब जेड इसमें मैं क्योंकि मैं 2D में बना रहा हूँ ये, तो इसमें ऐसे बन नहीं सकता, पर कई बार ऐसे रिप्रेजेंट करते थे जेड। लेकिन होता क्या है, जेड एक्सेस या तो ऐसे समझो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो अगर कोई चीज स्क्रीन से बाहर आ रही है तो फिर उसका एक्स एक्सेस से एंगल उसका भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। या जेड, ये तो पता होगा ना, एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, सब में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें भी एंगल कितना हो गया, यानी कि जेड का भी एक्स से एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, विच इज जीरो। तो इसके डायरेक्शन को साइन क्या हो गया? 100। ठीक है, चाहो तो एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाता है? 100, वाई के लिए हो जाता है 010, ठीक है, जेड के लिए हो जाता है 001, ठीक है। ये डायरेक्शन को साइन होता है, ऑर्डर सही होता है। अगर एक्स का पूछे तो एक्स को 1 कर दो, वाई का पूछे तो वाई को 1 कर दो, जेड को पूछे जेड को 1 कर दो, तो तुम्हें ये सोचना भी नहीं पड़ेगा, पर ये कि हाँ पता हो तो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दिस एंगल। अब ये ना ट्रिगो का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पहला, जिसमें एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वहां ये वाली चीज डिस्कस हुई थी। किसको पता था इस पे क्वेश्चन बन जाएगा? थी बहुत छोटी सी बात, मैंने बोला था कोई भी एंगल जो होता है, मान लो ऐसे कुछ एंगल गिवन है, तो वो हमेशा मेजर कैसे किया जाता है उसको? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से मेजर होगा, ठीक है। तो जो एंगल कंसीडर होता है वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। अगर किसी ने ऐसे मेजर किया तो कर तो ये भी सकते हो तुम मेजर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंटी क्लॉकवाइज ना जाके क्लॉकवाइज जज करो। अगर यहां से जज करोगे तो पॉजिटिव, यहां से जज करोगे तो नेगेटिव। ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल मिलके वैल्यू वाइज 360 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, अगर प्लस 135 है तो नेगेटिव का क्या एंगल होगा? तो दोनों की अगर हम वैल्यू वैल्यू ऐड करें तो 360 आना चाहिए, तो 360 में से 135 को माइनस कर दो, ठीक है। जैसे अगर ये 135 है तो आई थिंक ये दिख रहा होगा कि ये बचा हुआ कितना होना चाहिए, निकाल लो। तो 360 माइनस कर लो, 5 2 2, नेगेटिव का 225 होगा। नेगेटिव किस लिए? डायरेक्शन को बताता है नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, दैट इज फिक्स्ड। फिजिक्स में भी यही नोटेशन चलती है, मैथ्स में भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी ठीक था। द इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइंस की इक्वेशन पूछ रहा है, हुज विच कट इंटरसेप्ट एक्सेस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ कैसी होती थी। ये अगर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है और ये हमारी अगर लाइन है, तो ये एक्स एक्सेस पे कितनी डिस्टेंस पे कट हो रहा है? ए डिस्टेंस पे। और लेट्स से ये वाई एक्सेस पे कितना कट हो रहा है? बी डिस्टेंस पे। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है दैट इज, या लाइन की इक्वेशन जो होती है वो डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब वो कह रहा है कुछ ऐसा कंडीशन है कि हुज सम एंड प्रोडक्ट इज 1 एंड -6, यानी कि सम होना चाहिए 1 इंटरसेप्ट का, यानी कि अगर हम बोले तो ए प्लस बी होना चाहिए 1 और प्रोडक्ट ए बी होना चाहिए -6, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें सॉल्व करना सेंसिबल है। करने को कर सकते हैं सॉल्व, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व हो सकता, हो सकता है। मत करो, क्या जरूरत है। ऑप्शन से प्ले कर लो, ऑप्शन में दिख रहा है ना 2 3 2 3, कॉमन सेंस सजेस्ट करता है 3 2 6 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो यानी कि ऑप्शन क्या है, या तो -3, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या है, ए बी,
या तो ए हो जाए -3, बी हो जाए 2, ठीक है, जो कि होगा नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि सम जो है वो 1 होना चाहिए, तो -3 2 नहीं, 3 और -2 होना चाहिए, है ना। सम ऑफ इंटरसेप्ट शुड बी 1, या फिर ए -2 हो जाए और बी 3 हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, मेरे को कैसे पता दो पॉसिबिलिटी है? ऑप्शन भी तो दो दे रखे हैं, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, तो मतलब ठीक है, जब दिख रहा है सामने सामने तो ठीक है, उतना सोच लो। पॉइंट इज, अगर ऐसा कुछ है तो ऑप्शन इस हिसाब से क्या बनना चाहिए, x/3 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1, एक ये ऑप्शन होना चाहिए, एक होना चाहिए x/-2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। इसको ठीक करके लिख लो, ये हो जाएगा -2x प्लस 3y इक्वल टू -6, ये हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू -6। राइट साइड में सबके 6 6 गिवन है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, साइन बदल दो बेसिकली। अगर साइन बदलेंगे तो ये 2x माइनस 3y हो गया, ये -3x प्लस 2y हो गया। पर पॉइंट है साइन ऑल्टरनेट होने चाहिए, ये तो समझ में आता है, दोनों ही पॉजिटिव थे, रिजेक्ट, ये दोनों भी पॉजिटिव है, रिजेक्ट, ये ठीक लग रहा है, और यही ऑप्शन है। इसमें एक पॉजिटिव, दोनों साइन पॉजिटिव, मतलब दोनों के एक्स और वाई में पॉजिटिव आ रहा है कोफिशिएंट, ये भी रिजेक्ट हो गया, वैसे ही रिजेक्ट हो रहा है, मतलब इतने, वैसे तो यही लॉजिक क्वेश्चन से खत्म हो गया था कि जो ए एक्स और वाई के कोफिशिएंट के साइन है वो उल्टे आने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना चाहिए, तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्स और वाई के साइंस उल्टे हो। बाकी मैंने सॉल्व तो करके दिखाई दिया तुम्हें, ठीक है, साइन बदल दिया, ठीक है, लिखने को लिख सकते हो, मतलब लिख के निकाल लो, पर पॉइंट इज, कुछ बच्चे क्या करने को सोचेंगे कि हम इसे सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, मत निकालो, ऑप्शन गिवन है वहीं से प्ले कर लो ना, तुम क्यों इतना एफर्ट कर रहे हो? ऑप्शन दिखे हैं इसलिए तो लिखे हैं, ढूंढने के लिए हैं, मैंने कौन सा सॉल्व किया, गेस मारा, क्योंकि ऑप्शन यही है चार, नन ऑफ दीज तो है भी नहीं जो तुम्हें इतना टेंशन होने की जरूरत होनी चाहिए। हाँ, नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो फिर थोड़ा सा डरने की बात है कि कुछ कहीं कुछ और ना हो जाए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ही फालतू क्वेश्चन है ये भी, कई क्वेश्चन तो लिटरली ओरल है, मतलब मैथ्स तो सॉल्व ही नहीं करा। कह रहा है देयर एग्जिस्ट टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो कह रहा है दो लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, एक ऐसे ऐसे, कह रहा है यानी लाइन इंटरसेक्टिंग है, ओरिजिन से दोनों पास कर रही है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो इनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जीरो हो जाएगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि लाइन तो इंटरसेक्ट ही कर गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तब निकालते हैं कि भाई एक लाइन ऐसे है, एक लाइन 3D के पॉइंट से अगर देखें तो वो स्क्यू लाइन्स हो जाती थी, या अगर पैरेलल लाइन हो तो उसके बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस बेसिकली तब बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब बात करेंगे जब दो लाइंस इंटरसेक्ट ना करें। अगर इंटरसेक्ट ही कर गई तो उनके बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है, बात ही खत्म। और 3D में थोड़ा सा पढ़ा था, स्क्यू लाइंस वो लाइन होती है 3D में जो एंगल पे तो होती है लेकिन इंटरसेक्ट फिर भी नहीं करती, ठीक है। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, जीरो तो नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अगर दो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो वो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होना चाहिए, जिसने बोला, इसने ऑप्शन जो दिया था वो ऐसे दिया था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2। हो सकता है क्या, कोई वैल्यू हो सकती है, 2 तो छोड़ो, 3 4 5 कुछ भी हो ही नहीं सकती। और स्क्यू लाइंस का मतलब ये होता है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अगेन प्योर डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैथ्स सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है। आ जाते हैं पेपर में ऐसे ना क्वेश्चंस कई बार जिसमें सॉल्व वॉल्व ज़्यादा नहीं करना होता, बस थॉट प्रोसेस पे खेलते हैं। ये सॉल्व करने का क्वेश्चन लग रहा है, स्टैटिस्टिक्स का है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज दिस इफ ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, मेरे को नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ पता है या नहीं पता, या कहाँ डिस्कस, कहीं तो मैंने करी है डिस्कस, बता देता हूँ अगर नहीं भी पता तो। देखो, मान लो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन है A1 A2 ऐसे लेके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया, लेट्स से इफ B is added to each observation,
इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं छोटी जगह बढ़ रही है, ठीक है। अगर बी ऐड किया मैंने हर ऑब्जर्वेशन में, बी कोई भी नंबर है, ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन, देन मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। और लेट्स से इसका मीन जो है, मीन ऑफ A1 A2 A3 इज एक्स बार, ठीक है, मीन का सिंबल है ना एक्स बार, तो जो भी ओरिजिनल मीन था उसमें क्या हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा, अगर बी ऐड किया, ठीक है। अगर बी सब्ट्रैक्ट किया तो मीन में भी क्या हो जाएगा, बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि इन सारे केसेस में क्या होता है, जो तुम ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे मीन के साथ वही होगा, हम सेइंग मीन के साथ वही होगा। यहाँ पे मीन डिविएशन की बात है, वो एक अलग चीज है, अभी उसके ऊपर आते हैं। ऐड किया तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स से मीडियन जो है, ये तो हो गया मीन, लेट्स से मीडियन जो है, मीडियन इसका रिप्रेजेंट हो रहा है कैपिटल एम से, ठीक है। तो मीडियन में भी सेम हो जाता है कि मीडियन में ऐड हो जाएगा, मीडियन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीडियन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीडियन से ही डिवाइड कर देगा, जिस भी नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ठीक है, ओके। नाउ कम्स मीन डिविएशन। पहले तो मीन डिविएशन करना, तो मैं फॉर्मुला दिखा देता हूँ क्या होता है। अब मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, वैसे तो किसी के भी अबाउट निकाल सकते हो तुम, मीन डिविएशन इज इक्वल टू, फॉर्मुला क्या होता है, 1/n, जैसे एवरेज करते हैं हम वैसे ही होता है, मीन ही होता है, लेकिन किसका, समेशन, जो भी डेटा है उसमें से सारों में से जिसके भी अबाउट निकालना होता है, किसके अबाउट निकालना है यहाँ पे, मीडियन, तो मीडियन को हर डेटा में से मीडियन माइनस करो, उसका मॉड लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, हर डेटा में से मीडियन माइनस करो, उसका मॉड लो, जो डेटा आएगा उसका एवरेज लेना, ये समेशन करना मतलब ऐड करो, डिवाइड बाय एन मतलब उसका एवरेज ले लो, ठीक है। ये मीन डिविएशन का बेसिक फॉर्मूला, ओके। तो हमें क्या बोला गया है कि मीन डिविएशन 10 ऑब्जर्वेशन का था, ठीक है, वो 10 है, तो ये हमें पता है कि ये, सॉरी 10 ऑब्जर्वेशन है, एन 10 है, ठीक है, और उसका कितना है ये, एन एन रहने दो, ठीक है, इसका ये सॉल्व हो गया 15 आ रहा है, ठीक है। कह रहा है हर ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 10 ही है, यानी एन एन ही रहेगा, ठीक है, एन की जगह 10 डालना हो तो डाल लेना, पर मॉड के अंदर क्या होगा, एक्स आई जो हर डेटा है वो -3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो -3xi माइनस मीडियन। अब मैंने तुम्हें बताया कि अगर किसी भी डेटा को चेंज करते हो, अगर ऐड करते हो तो मीडियन भी ऐड हो जाएगा, मीडियन में भी ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मीडियन भी कितना हो जाएगा, -3 इंटू एम का मॉड, हमें बताना है ये कितना है, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, मैं इससे बड़ा सिंपल सा तरीका है, 1/n समेशन, इसको तो क्या करो तुम, मॉड 3xi, -3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, -3 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो बचा क्या, सिर्फ xi माइनस एम, जो पुराना वाला था वही बचा ना, लेकिन मॉड के अंदर है। अच्छा, मॉड क्या करता है, चीजों को पॉजिटिव बनाता है, अगर मैं 3 को बाहर निकालना चाहूं समेशन से तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन क्योंकि मॉड से बाहर निकाल रहा हूं तो वो -3 नहीं 3 बन के बाहर निकलेगा, तो ये मैंने 3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बाहर रख लेते हैं 3, ठीक है, मॉड ऑफ xi माइनस एम, और ये वैल्यू तो हमें पता है कितना है सॉल्व करके, 15, तो 3 इंटू 15 यानी कि 45। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या था कि मीन डिविएशन पे भी सेम इफेक्ट आया, -3 से मल्टीप्लाई किया तो मीन डिविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस से क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि ये मॉड प्ले में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉड का काम क्या है, चीजों को पॉजिटिव रखना, तो तुम चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो या -3 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन का मतलब मीन डिविएशन पे सेम इफेक्ट आएगा, ठीक है, मतलब उस नेगेटिव का कोई रूल नहीं है, आई थिंक इसलिए इन्होंने -45 भी एक अच्छा ऑप्शन दिया है, ठीक है। अगर कोई इस आइडिया को एक्सटेंड करना चाहे तो वो ये सोचेगा कि हो सकता है मीन डिविएशन भी -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होता, वाई, बिकॉज मॉड कम्स इनटू प्ले, मॉड विल मेक दैट -3 इफेक्ट एज 3 इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये भी डन।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओरल है, कह रहा है पॉलिनोमियल डिग्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, एक चीज तो हैबिट बना लेना कि कभी भी नॉट ट्रू या फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स का क्वेश्चन है, कभी भी ऑप्शंस ऑर्डर में रीड मत करना, हमेशा पहले लास्ट ही रीड करो, क्योंकि यूजुअली क्या करता है एग्जामिनर कि लास्ट में रखना चाहता है ताकि तुम पहले 3 ऑप्शन से गो थ्रू करके पूरी मेहनत करके फिर पहुंचो। मैं लास्ट ऑप्शन पे ही चेक करूंगा, आंसर भी वैसे लास्ट है, बट यूजुअली मेरा तरीका हमेशा फिक्स रहता है, नॉट ट्रू वाले में तो हमेशा पहले लास्ट चेक किया करो। वो कह रहा है कोई पॉलिनोमियल डिग्री है एन का, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ना, मान लो मैं सिंपल मान लेता हूँ, एफ एक्स जो है मेरा एक्स की पावर एन ही मान लेते हैं चलो, और मैं बोल रहा हूँ, अब उसने ऐसा थोड़ी ना बोला कि सिंपल नहीं हो सकता है, एन का होना चाहिए, मैंने एन का मान लिया। अगर मैं बोलूँगी इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी, एन माइनस वन डिग्री होता है एक्स की पावर। अब देखो ये क्या कह रहा है, जी एक्स जो है एफ डैश एक्स है, जी ऑफ डैट जी डैश एक्स, अच्छा जी डैश ये हमारा यानी जी एक्स हुआ, एक बार देखते हैं, जी डैश एक्स, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, इसकी डिग्री कितनी हो गई, n माइनस टू। कह रहा है जो जी एक्स है, ठीक है, देन इज एफ डैश एक्स, देन जी डैश एक्स जो हमने निकाला है ये कैन बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n माइनस टू। हो सकता है n माइनस टू से लेस, हमारी तो कितनी है डिग्री, n माइनस टू ही आई ना, तो उससे कम कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, गलत है, यही यही स्टेटमेंट थी जो गलत थी। रही बात इसकी, तो अगर एक डिग्री सिंपल एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास, तो एफ डैश डिफरेंशिएबल होता है सारी जगह, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, पॉलिनोमियल में स्पेसिफिकली, एल्जेब्रिक भी नहीं, पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, उसकी डिग्री n माइनस वन होगी, वो दिख भी रहा है यहाँ पर, और एफ डैश ए एग्जिस्ट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब एफ डैश जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा हर वैल्यू के लिए, तो पॉलिनोमियल के लिए तो सिंपल है, हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होता है, वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, एज लॉन्ग एज वो पॉलिनोमियल है, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है फिर हमें देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है एन इज 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म विद द वर्ड फ्रैक्शन विद विदाउट रिपीटिंग लेटर्स। ठीक है, लेटर्स रिपीट नहीं करने, ओके। तो कह रहा है एन कितना होगा, मतलब एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो हमारे पास है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट है, तुम्हें 4 लेटर का वर्ड बनाने के लिए पहले 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सिलेक्शन करा जाता है, सी से 8 सी, तुम्हें चाहिए कितने, 4, जितने अवेलेबल है उसमें से चाहिए कितने, 4, तो 8 सी 4 इन टू, अभी तो सिर्फ सेलेक्ट हुए, वर्ड बना क्या, नहीं। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास 4 अल्फाबेट्स हैं, उससे कितने वर्ड बना सकते हो, 4 से 4 फैक्टोरियल, 5 से 5 फैक्टोरियल, 6 से 6 फैक्टोरियल, एज लॉन्ग एज सब अलग है, और जो कि सब अलग है इसमें, इंटू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व दिस कैसे करते हैं वैसे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, सॉल्व दिस यू विल गेट 1680। ठीक है, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस इसमें थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्या है, पहले वर्ड्स, पहले लेटर्स सेलेक्ट करोगे, 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट किए, उन 4 को फिर अरेंज किया विद 4 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज सिलेक्शन, दिस इज, इसको लिख देता हूं, दिस इज सिलेक्शन, दिस इज अरेंजमेंट। सेलेक्ट करने से वर्ड नहीं बन जाएगा ना, उसको अरेंज करेंगे तभी तो वर्ड्स क्रिएट होंगे। ठीक है, ओके, देन कम्स दिस क्वेश्चन, ये अच्छा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का है, -1 से 1, 2x³ माइनस एक्स। अच्छा देखो, -1 से 1 देखते पहले तो मेरे को ये समझ में आता है कि ऑड इवन चेक करना चाहिए, x की पावर 3 है, ऑड पावर है, ऑड पावर जो होती है वो ऑड फंक्शन ही होता है। ठीक है, x भी क्या है, पावर 1 है, ऑड पावर ऑड फंक्शन ही होता है। ठीक है, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें x की जगह अगर -x डाल दूं तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, वो भी बाहर आ जाएगा, -1 की पावर 1 वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाहर लगा है मॉड, मॉड क्या करेगा, उन चीजों को पॉजिटिव बना देगा। तो अगर किसी को एक दिक्कत हो रही है तो एक काम करता हूं, मैं इसे मान लेता हूं एफ एक्स।
अब तुम देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहा हूं मैं, तो मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का क्यूब माइनस माइनस एक्स का क्यूब मॉड है इज इक्वल टू मॉड 2 नेगेटिव का एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, सॉरी प्लस एक्स। ठीक है, इसमें से नेगेटिव अगर मैं बाहर निकाल लूँ मॉड की वजह, ठीक है, तो ये मॉड तो चीज़ों को पॉजिटिव बना सकता है, नेगेटिव बाहर निकाल लो 2x क्यूब माइनस एक्स, तो विच बिकम्स अगेन 2x क्यूब माइनस एक्स का मॉड विच इज सेम एज फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया, यानी कि अगर माइनस एक्स की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स डाला और फंक्शन सेम जनरेट हो जाता है तो ये एक इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन की बहुत अच्छी बात होती है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाता है 0 से ए एफ एक्स। तो यानी मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना -1 से 1, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, अभी भी थोड़ा सा तो करेगा ये। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक का बस करना है, मॉड ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स। अब लोगों बोलेगा ठीक है आधा सा है मॉड हटा देते हैं डायरेक्ट, क्या मॉड अपने आप ऐसे हट जाता है? नहीं, पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कहीं गलती से इस इंटरवल में, पहले तो इसमें ये देखना है कि मॉड पॉजिटिव बिहेव कर रहा है नेगेटिव बिहेव कर रहा है, और फिर ये तो नहीं है कहीं बीच में साइन चेंजिंग हो रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं अलग से। सबसे पहले 2x क्यूब माइनस एक्स को ऑब्जर्व करते हैं, 2x क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करो। पहले ये देखो मॉड साइन चेंज कहाँ कर रहा है, x लो कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 0, 1/√2 और -1/√2, ऑल्दो -1/√2 हमारी कंसिडरेशन के लिए नहीं है अभी, ठीक है, पर ठीक है वैसे तो, मतलब क्योंकि हमें 0 से 1 तक ही करना है ना। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो नंबर लाइन पे ये 0, ये 1/√2 और ये -1/√2, ठीक है। तो फंक्शन पता होगा कैसे बिहेव करता है इसमें, अगर हम 1/√2 से कोई बड़ी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, वो वेवी कर्व बनता है, ठीक है ऐसे। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 0 से 1 में 1/√2 आता है, 1/√2 कितना होता है 0.707, ठीक है। नहीं पता तो पता होना चाहिए, वैसे फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ी हो तो पता होना चाहिए 0.707 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा 2 पार्ट में ब्रेक, एक हो जाएगा 0 से 1/√2 का और एक हो जाएगा 1/√2 से 1 का, ठीक है। अब इसको खोलना, पहले तो 0 से 1/√2 के लिए नेगेटिव खुलेगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा, खुद ही नेगेटिव के साथ खुलता है, ठीक है। यह सिंपल लॉजिक है, अगर अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के साथ खोलेंगे मॉड। 2x क्यूब माइनस एक्स और माइनस ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। इस और ये पूरा 2 टाइम से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। और तो ये हो जाएगा सॉल्व होके 2 इंटू, वैसे मैंने अपर लिमिट डाला लोअर लिमिट डाल के चेक करा था, ये आ जाएगा 1/8 और ये माइनस ऑफ ये -1/8 आएगा, ठीक है। 2 ऑफ, मतलब मैंने कर रखा है इसलिए मेरे को पता ही है, ठीक है, 1/4 विच इज 1/2, ठीक है। तो यू कैन चेक दिस, सॉल्व तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मॉड को ब्रेक कैसे करना था, ठीक है, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, मॉड ब्रेक कैसे होगा। प्लस मैंने अपना काम थोड़ा आसान कर लिया, कैसे कि मैंने 0 से 1 कर लिया इंटीग्रेशन, नहीं तो पता मुझे क्या करना पड़ता, इसे 4 पार्ट में ब्रेक करना पड़ता, -1 से -1/√2, -1/√2 से 0, 0 से 1/√2 और 1/√2 से 1, 4 इंटीग्रेशन थोड़ा सॉल्व करोगे, ये 2 में भी टाइम लगेगा, तुम लिमिट डालना ध्यान से करना सॉल्व, ठीक है। अच्छा डन है, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड डिग्री ऑफ 4 रेडियन। अच्छा तो देखो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन कितना हो गया 180/पाई, ठीक है, यानी कि 180/22/7, सॉल्व करोगे तो 57.29 आता है, या अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूँ याद करना तो 57.3 रख लो, एक रेडियन 57.3 है,
4 रीड इन कितना हो जाएगा 57.3 इंटू 4, सॉल्व कर लो। 229.2 डिग्री है, लेकिन तुमसे डिग्री का मिनट्स और वो सब मांग रहा है, लेकिन 229 का तो एक ही ऑप्शन है। मतलब इसको आगे वैसे तो सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका है इसका, वो थोड़ा सा और अजीब सा है, ठीक है, ट्रिगो के लेक्चर में देखना वो कराया होगा। मैं कह रहा हूं तुम वो चीज तो तब ध्यान दो ना, पहले ऑप्शन तो देखो। 220, 230, 231, 229, यानी डिग्री से ही कंफर्म हो जाएगा, बात खत्म। 229 आ रहा है, ये रहा ऑप्शन, खत्म। आगे सॉल्व भी क्यों करें, क्यों निकाले मिनट्स और सेकंड्स, इतने पे खत्म करो। 1 रेडियन इज 57.3, ये क्वेश्चन तो इतने से हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 2x cos x by 2 cos 3x, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस का। देखो प्रोडक्ट में गिवन है, तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का एग्जांपल है ये, या फिर मिसलेनियस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दोनों में से किसी एक जगह देखा तो है ये, शायद एग्जांपल ही है। एनीवे जो भी है, करना कैसे पहले ये समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। दो प्रोडक्ट गिवन है, यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट गिवन है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कोई कॉमन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। क्या करें, एक ही चीज समझाई थी ट्रिगो में कि अगर क्वेश्चन सम के फॉर्म में गिवन हो तो उसे प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट के बना हो तो सम बना लो। तो कौन सी प्रॉपर्टी चलेगी हमारे यहाँ पर, 2 cos a cos b की, ठीक है, 2 cos a cos b की जरूर प्रॉपर्टी चाहिए। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ब्रेक करके देख लेते हैं, इसको ब्रेक करा, अब कोई कहेगा इसमें 2 तो है नहीं, तो ठीक है अपॉन में 1/2 बाहर लिख लेते हैं पहले ही, ठीक है, अब कर लो ब्रेक। a प्लस बी, तो एक बार a माइनस बी, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 2x माइनस एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा cos 3x/2, और फिर एक बार ऐड कर दो, प्लस cos, ऐड करोगे 2x प्लस x/2 5x/2, ठीक है, माइनस, फिर आ गया इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, इसको a इसको b ले लेते हैं, वाई बिकॉज 9x/2 बड़ा है, ठीक है, तो a माइनस बी में नेगेटिव जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट वाले को ही a लेना होता है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा cos 3x/2, और ऐड करेंगे तो प्लस 4 7 15/2, तो ये तो कट गया, तो बचा गया 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब इस पे लगा दो, अब फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d का, ठीक है, तो cos c माइनस cos d, फॉर्मूला इज 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर नेगेटिव अगर बाहर नहीं लिखते तो d माइनस सी करते हैं, तो अब तुम चूज कर लेना तुम्हें क्या करना है। तो 1/2 इंटू 2 साइन, एक बार ऐड कर दो तो 15 प्लस 5 20/2 10/2 5x आ जाएगा, और साइन एक नेगेटिव भी आएगा बाहर, जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 10x/2 यानी कि माइनस 5x माइनस 5x/2, ठीक है। तो ये 2 2 कटा, और ये साइन के अंदर जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा और इसे कैंसिल कर देगा, तो साइन 5x/2 विच इज दिस ऑप्शन, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि cos c माइनस cos d बन रहा है, तो cos c माइनस cos d में साइन साइन की टर्म आती है, तो ये तो पहले ही श्योर हो गया था कि ऑप्शन 2 या 3 में से है। वैसे तो साइन 5x आ गया तो यहीं खत्म हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिगो पे प्रॉपर्टी बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन ही है। ओहो, ये कुछ कुछ एनसीईआरटी वाले जैसे क्वेश्चन है, इसमें मैंने ट्रिक बता रखी थी क्या करते हैं इसमें हम। अब देखो, अब ये परफेक्ट है, पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन था तो सम बना लिया या डिफरेंस बना लिया, यहाँ पे सम गिवन है जैसे प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन 3 टर्म में मैंने ये बताया था कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट को लो, फर्स्ट और लास्ट को लो, क्यों वो अभी तुम करके देख लेना,
कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस, एक बार ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 4 प्लस 2 6 बाय 2 3, फिर कॉस एक बार सब्ट्रैक्ट, तो बड़े में से छोटे को कर लेते हैं, तो 4 माइनस 2 2 अपॉन 2 बी आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस 3 बी अपॉन, नीचे लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन एक बार ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 3b, और कॉस एक बार सब्ट्रैक्ट करके, तो 4 माइनस 2 2 बाय 2 बी प्लस साइन 4b नहीं 3b, फर्स्ट और लास्ट लगाया ना मैं, तो ऊपर से कॉस 3b कॉमन ले लो, नीचे से साइन 3b कॉमन ले लो, तो आंसर में 3 होना चाहिए, विच इज दिस ऑप्शन एज सच। वो तो क्वेश्चन से खत्म हो गया, बट फिर भी देख लेते हैं। 2 कॉस बी प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 2 कॉस बीटा, बोलो बी बोलो एक ही बात है, प्लस 1 ये कैंसिल, तो कॉट 3 बीटा, ठीक है, वैसे तो 3 से ही कंफर्म हो गया था कि 3 वाला आना चाहिए, ठीक है, डन है ये भी। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी है कौन सी, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, और इस टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास में हो रखा है डिस्कस। चलो यहां पर एक मैट्रिक्स दी हुई है 4x4 की, तो देख के डरना मत, करना कुछ नहीं है, वो दे रखी है, कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी और गंदी दे दी, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये होती है कि हम प्लस के अबाउट डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, तो मैं पहले इस प्लस के अबाउट डिटर्मिनेंट को ब्रेक करता हूं, ठीक, तो आई जे के एल ई एफ जी एच 3a 3b 3c 3d, और नीचे वाले को कुछ नहीं किया, m प्लस ई एन प्लस एफ ओ प्लस जी पी प्लस एच, ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया, प्लस फिर से सेम कॉपी हो जाएगा आई जे के एल आई जे के एल, अब की बार 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d और m प्लस सॉरी m प्लस ई एन प्लस एफ ओ प्लस जी पी प्लस एच। क्वेश्चन ना बस देख के डरो मत, बाकी तो हो जाता है। देखो अब एक चीज है, अगर मैं इसमें से देखूं तो मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से नीचे वाले में से 3 कॉमन आ जाएगा पूरे रो में से, तो 2 कॉमन निकाल लो 3 कॉमन निकाल लो, बच क्या गया एबीसीडी। अगर दो रो सेम है कॉमन निकालने के बाद, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया 3 कॉमन निकाल लिया, तो दोनों सेम आ गई, अगर दोनों सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 होगी ना, तो ये तो सॉल्व भी नहीं करना कुछ भी, ये तो बस डराने के लिए दिया हुआ था, ठीक है देख लिया, देखने का क्वेश्चन था। अब बचा गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी डिटर्मिनेंट में प्लस हो रहा है, तो फिर प्लस के अबाउट ब्रेक कर दो, एक बार तो इसको कंसीडर करेंगे, एक बार बचे हुए को कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ, आई जे के एल ई एफ जी एच 3a 3b 3c 3d m n o p, एक ये डिटर्मिनेंट है, प्लस फिर से वही आई जे के एल ई एफ जी एच 3a 3b 3c 3d एंड लास्टली ई एफ जी एच, और फिर से ये वो वाली बात हो गई कि ये दो रो सेम है, अगर दो रो सेम होगी तो डिटर्मिनेंट फिर 0, ठीक है। अब जो बच गया उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारे पास ना एक दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम एन ओ आई जे के एल एम एन ओ पी, इनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी 4, तो हमें वो पैटर्न जनरेट करना है, ठीक है, ऑर्डर से। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं 3 कॉमन निकालते हैं और ए को सबसे ऊपर लेके आते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, तो 3 लिया मैंने बाहर डिटर्मिनेंट के, ए ऊपर गया, बी सी डी ई एफ जी एच तो अपनी जगह है ही,
और इन दोनों रो को खाली इंटरचेंज किया है, आई जे फर्स्ट रो और थर्ड को, ठीक है, के एल एम एन ओ पी। अब मुझे बताओ, अगर हम रो इंटरचेंज करते हैं, रो इंटरचेंज करने से फर्क क्या पड़ता है? डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो यहां पर एक नेगेटिव एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वाई? बिकॉज आई एम इंटरचेंजिंग दीज टू, ठीक है, इंटरचेंज, तो डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑलरेडी गिवन है 4, तो -3 इंटू 4 कितना आ गया? -12। मैंने लिख के दिखाया है समझाने के लिए, तुम चाहो तो मेंटली विजुअलाइज भी कर सकते हो कि हाँ भाई इसका जब डिटर्मिनेंट खोलना है तो पहले तो यहाँ से ब्रेक करना, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ई ये 2a 2b 3a सॉरी 2b 3b 2c 3c 2d 3d, ये इसमें से कॉमन निकल के वो डिटर्मिनेंट 0, और फिर बची हुए में ये दिख जाएगा कि ई एफ जी एच वाली रो फिर 0, तो बचा गया सिर्फ तुम्हें 3 के ऊपर फोकस करना है और इसको ऊपर लेके आना है। तो तुम मेंटली बिना ज़्यादा कुछ लिखे भी सोच सकते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें प्रॉपर लिख के करना तो स्टेप दिखाई दिया मैंने, अभी भी मैंने कम ही लिखा है, ठीक है, पूरा पूरा प्रॉपर सजा के नहीं लिख रहा मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है फाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज √13, ठीक है। अगेन भाई क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट इनकम्प्लीट है, पीडीएफ है, तो आई रिटन दिस, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था कि जो भी इसका कोऑर्डिनेट होता था x1 y1, ठीक है, वो इस लाइन की इक्वेशन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में पुट कर दो, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। तो यानी कि वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो ऐसा होता है, पर आई विल नॉट रिकमेंड, अगेन मैंने जब पहले पढ़ाया था तब मैंने ये बोला था कि इसको ऐसा फॉर्मूला याद मत रखो, तुम ये सोचो कि जो भी पॉइंट है उसको लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे को गिवन है √13। ये मॉड क्यों लगाया जाता है बाहर? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता सॉल्व करके वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो मेकिंग श्योर कि डिस्टेंस नेगेटिव ना हो, ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास ये है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x की जगह डलेगा p, तो 3p माइनस 2, y की जगह डलेगा 2, तो 4 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, हमें ये सॉल्व करना है। चलो अब इस पर फोकस करते हैं। तो √13 इज इक्वल टू 3p माइनस 2 अपॉन √13 का मॉड। अब मैं मॉड खाली ऊपर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि √13 तो पॉजिटिव है, उसको उधर ले जाते हैं। तो 13 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3p माइनस 2 का मॉड। अब किसी ने थोड़ा सा भी मॉड पढ़ा है तो उसे ये पता होगा कि मॉड अपनी मर्जी से नहीं खुलता, मॉड देख के खोलना पड़ता है। 3p माइनस 2 का मॉड अगर 13 है, यानी कि 3p माइनस 2 जो है वो 13 भी हो सकता है, और 3p माइनस 2 माइनस 13 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 13 डले इसकी जगह तो भी मॉड ऑफ 13 इज ऑल्सो 13, नेगेटिव 13 डले तो मॉड ऑफ -13 इज ऑल्सो 13। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3p इक्वल टू 13 बाय सॉरी 3p हो जाएगा 15, p हो जाएगा 5, या फिर अगर इसे सॉल्व करें तो 3p हो जाएगा -11, p हो जाएगा -11/3। तो p की हमारे पास यहाँ दो वैल्यू है। लेट्स सी ऑप्शन में क्या है। 5 गिवन नहीं है, -5 है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कुछ और होने वाला है। ऑप्शन 2 है, ठीक, -5 नहीं है, 5 है, -5 नहीं, ठीक। अगर किसी ने मॉड नहीं खोला ढंग से तो उसका आंसर 5 आएगा, फिर वो सोचेगा 5 तो मेरा आ रहा है आंसर, ऑप्शन में -5 है, तो चलो -5 ही टिक कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, मॉड जब भी खुलता है, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अगर मॉड x की वैल्यू a है, हमें x नहीं पता, तो हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू या तो +a होगी या फिर -a होगी, कोई एक हो सकती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू शुड टेक फ्रॉम दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ठीक है क्वेश्चन तो। ओह, अच्छा, इसे करने के लिए देखो, अगर मैं कहूँ कि क्या एनसीईआरटी 11th-12th की बहुत ऐसे करने के लिए, तो नहीं, उतने से नहीं होगा। इसके लिए ना
आधी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, मैं उसको बस थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ। थोड़ा सा वही बात है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बाहर चली जाती है 11th-12th के पॉइंट से। देखो यहाँ पे हमने पोलर फॉर्म पढ़ा था। पोलर फॉर्म कैसे होता था, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब तुम्हें बस एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कॉलेज वगैरह में मैथ्स में पढ़ा होगा तो पता होगा ये होता है। नाउ व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट, इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, या ए प्लस आयोटा भी है ना, यूजुअली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आयोटा भी, ठीक है, ये उसका पोलर फॉर्म हो गया, ये नई फॉर्म बता दी मैंने। तो उससे फायदा क्या होता है, अगर मान लो ए प्लस आयोटा बी की पावर एन हो जाए, तो उससे फायदा क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन कर दूं, उससे क्या हो जाएगा आर की पावर एन और ई की पावर आयोटा थीटा एन। ठीक है, तो वो जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता था, एंगल जो होता था, ठीक है, एंगल हमारे यहाँ पर ये होता है थीटा, या यहाँ पर मिस हो गया कॉस थीटा, ठीक है, या ये थीटा है। तो अब तुम ये देखो एक्चुअली थीटा कहाँ गया, आयोटा के साथ, और यहाँ पर आयोटा के साथ क्या है, थीटा इंटू एन। तो बेसिकली एन पावर एन रेज करने से क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 4 नहीं सॉल्व करने वाला मैं, इतना नहीं होगा सॉल्व, भूल जाओ ये सब। तो इसको जल्दी से लेकिन पोलर फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया अभी, पहले वाले का तो पोलर फॉर्म है 2 + 3 आयोटा। तो इसका अगर पोलर फॉर्म लिखेंगे तो आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2² + 3² हो जाएगा। ठीक है, 2² + 3²। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मैंने क्या कहा, आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा क्या होता है, थीटा होता है tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, चलो अब लिखते हैं। तो मैंने बोला 2 + 3 आयोटा, तो इसकी पोलर फॉर्म लिखोगे तो √2² + 3² √13, और ई की पावर आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए, यानी कि tan इनवर्स 3/2। तो आंसर tan इनवर्स में गिवन भी है, ठीक है, वैल्यू ऐसी है। अगर हम बहुत बात करें अपॉन में, इसके चल रहा है 12 - 4 आयोटा, तो यहाँ पे भी अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 12² प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट में अजीब सा क्यों। अच्छा वैसे मेरे को मतलब ही क्या है उस बात से, जो भी है, √144 + 16 कितना हो गया, 160। जो भी है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे से मांगा तो फाइनली आर्ग्यूमेंट है ना, तो आर्ग्यूमेंट होता है आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, तुम ये समझना। थीटा बेसिकली यहाँ पर आयोटा tan इनवर्स क्या आ जाएगा, b बाय -4/12 यानी -1/3। ठीक है, अब जरा एक चीज समझना, यहाँ पर बेसिक एक्सपोनेंट्स के रूल एप्लीकेबल है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, e की पावर है, ये भी e की पावर है। अगर e की पावर्स दोनों डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो वो वाला रूल लग सकता है, a की पावर m अपॉन b की a की पावर n, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ मैं, ये तो वैल्यू जो भी आ रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। e की पावर आयोटा tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स -1/3। और अब इसमें हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रिगो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो कहाँ ट्रिगो, tan इनवर्स वाली मतलब इनवर्स ट्रिगो कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे को तो ये आसान तरीका लगा फिर भी, प्लस tan इनवर्स y, प्लस नहीं माइनस का चाहिए ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा tan इनवर्स 3/2 माइनस -1/3 यानी +1/3 अपॉन 1 प्लस यानी -3/2 इंटू 1/3, 3 कैंसिल। तो e की पावर आयोटा tan इनवर्स 9 + 2 11/6 अपॉन 1 - 1/2 1/2। tan इनवर्स 11/3 जो कि ऑप्शन में एक जगह ही मेंशन्ड है। ठीक है, कोई कहेगी ये 4 कहां से आया, वैसे तो देखो इतने से क्वेश्चन तो तुम्हारा सॉल्व हो गया, मान लो तुम्हें बाकी कुछ नहीं भी पता था तो, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ठीक है, यहां से सॉल्व हो गया आ रहा है e की पावर आयोटा tan इनवर्स 11/3, आंसर सॉल्व हो गया। अब ये 4 कहां से आया,
क्योंकि इसकी कंप्लीट रेस टू पावर 4 थी, तो यानी कि ये जो एंगल है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये 4 tan इनवर्स आएगा। कहां से आया ये कॉन्सेप्ट, ये मैंने यहां से दिया है, ये की पावर n रेज करेंगे तो r की पावर n और ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये थीटा इंटू n हो जाएगा। ठीक है, या थोड़ा सा हल्का सा 12th के सिलेबस 11 12th के सिलेबस से बाहर चला गया हल्का सा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ओरल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होती हैं, तो सबसेट मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो तो बराबर हो ही हो, प्लस और कुछ हो जाए तो भी ठीक है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, वैसे तो मैंने बोला था ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा उल्टा चेक किया करो, ठीक है, तो यू कैन सी ये ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉबेबल है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्या ऑल ट्रायंगल सबसेट हो सकता है आइसोसेलेस का, नहीं। अगर मान लो एक स्केलियन ट्रायंगल है 3 4 6 का, 6 तो नहीं 5.5 ले लो चलो, ठीक है, ठीक, हाँ 3 4 5.5 का ले ले, या 6 भी ले सकते थे वैसे, ठीक है। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आएगा, नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लोगे तो 3 4 5 ले लिया है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या वो आइसोसेलेस होगा, नहीं। तो सबसेट में तो होना चाहिए ना उसका पार्ट। सेट ऑफ ऑल स्केलियन ट्रायंगल, वो भी नहीं होगा, ठीक है। और इक्विलेटरल, इक्विलेटरल 3 3 3 ऐसा होगा। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसेट है, हाँ है, क्यों, कैसे, क्योंकि इसमें दो साइड तो इक्वल है ही है ना। हमें तो क्या चाहिए, सबसेट क्या होता है कि एक बड़े सेट का एक छोटा सा पार्ट हो, या अगर वो सबसेट है तो उसकी प्रॉपर्टी तो जस्टिफाई करे बेसिकली। हमें ये चाहिए कि जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसेट हो वो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करे करे, प्लस अगर कोई और कुछ एक्स्ट्रा हो तो हो, पर आइसोसेलेस तो होना ही चाहिए। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, हाँ होता है, तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका सबसेट है, ठीक है। ये सब तो गलत ही है, बिल्कुल ही गलत है। जो थोड़ा बहुत सेंस बन रहा है वो चौथे से बन रहा है। मतलब मान लो अगर फोर्थ समझ में नहीं भी आया तो पहले तीन तो रिजेक्ट ही है। कह रहा है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसके ऑल रूट्स रियल हैं, कह रहा है पी डैश एक्स के रूट्स। एक काम करो ना, मान लो x-1 x-2 ऐसे मान लो एक फंक्शन, सिंपल सा। पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो गया यानी कि x² माइनस 3x+2, तो इसका पी डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3। इसके रूट्स क्या आ गए, इक्वल टू 0 सॉल्व कर लो, x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। 3/2 भी रियल ही है, तो ठीक तो है। रैशनल कहना थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने जानबूझ के 1 2 लिया, ठीक है। अभी √1 रूट, या एक काम करो √1 √2 कर दो, फिर ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर वहां पर थोड़ा सा हो सकता है, अगर करके देख लेते हैं वैसे, अगर √1 √2 होगा तो ये हो जाएगा √2 + 1 x+2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यूल गेट 2x माइनस √2 + 1 इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 + 1/2 विच इज इरेशनल, ठीक है। तो रैशनल आए हर बार जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि रियल कौन से लिए हैं, रियल इक्वल लिए हैं, सॉरी रियल जो रूट्स लिए हैं वो रैशनल है इरेशनल है, क्या लिए हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा भी स्क्वायर रूट लिया तो क्या हुआ, इरेशनल होने की वजह से इरेशनल रूट्स आ गया, मतलब है तो फिर भी रियल ही, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, होने वाले आई थिंक। कितने बचे अभी भी, वहां पर तो 44 पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन तो बहुत है यार, डिस्कशन में वैसे भी टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अरे मेरे से निकलवाओगे क्या, लग तो एनसीईआरटी है। देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें, बेसिक बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट ना बिना बात का टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन ये होती है x-x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन b, z-z1 अपॉन c, ठीक है। जो x1 y1 z1 है ये a वेक्टर के कोऑर्डिनेट है एक तरह से, ठीक है। आई जे के लगा देना इसके साथ।
ए बी सी, ये बी वेक्टर, मतलब इसके साथ भी आई जे के लगा देना, ये बी वेक्टर के कंपोनेंट है, ठीक है। अगर ये चीज पता है 3D के अंदर, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेट लाइन पड़ा तो इतना पता होगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है, तो स्क्यू लाइंस के बारे में बात कर रही है। तो मुझे बताओ इस वाले का ए वेक्टर क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर दो ना, इसके जो है साइन चेंज हो जाता है बेसिकली, एक्स माइनस है ना, तो ये हो जाएगा -1i प्लस, नहीं, -1j -1k, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट लाइन क्या है, तो A1 लिख दिया। B1 क्या होता है, नीचे वाले वेक्टर के कंपोनेंट, तो नीचे वाले वेक्टर क्या है हमारे पास, 7i - 6j + 1k। A1 B1 आगे इस लाइन का देख लेते हैं। इस लाइन के ऊपर है, साइन चेंज कर दो, 3 5 7 हो जाएगा, यानी ए वेक्टर जो होगा इसका वो हो जाएगा 3i + 5j + 7k। B2 जो वेक्टर हो जाएगा वो नीचे वाले कंपोनेंट है, 1i - 2j + k, ठीक है, 1k। A1 A2 आगे, B1 B2 आगे। अब मेहनत का क्वेश्चन है, उसमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट वगैरह ये सब कर लेना, इससे आ जाएगा आंसर। इसमें मेरे सॉल्व करने की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने ए बी बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, बस इसे कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू डाल देना, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा तो कर लोगे। B1 B2 का क्रॉस करना, A2 - A1 निकालना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेना, उससे डी निकल जाएगा। वैल्यू देख के तो लग रहा है ये √116 आएगा। ये जब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा √116 आएगा, वो 2√29 नहीं है, ठीक है। हम कर नहीं रहा मैं सॉल्व इतना, ये थोड़ी ना बैठ के तुम्हें कैलकुलेशन क्या दिखाऊंगा करने कैसे, कॉन्सेप्ट सीखो, कैलकुलेशन थोड़ा करनी है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन, अरे तो क्लास का एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन नहीं आ गया। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, तभी तो नंबर इवन होगा। पहले तो इवन बनाओ। तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस है, 3, एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और भी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर अब क्या डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इनमें से कोई यूज हो भी गया होगा, मान लो एक 2 यूज हो गया तो रिपीटेशन अलाउड है, फिर से 2 यूज कर लो। तो अब कितनी चॉइस है, 6। यहाँ पे भी कितनी चॉइस है, 6 मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 108। पीएनसी का लेक्चर देख लेना, बहुत सिंपल तरीके से करा रखा है। इसके तो बहुत, मैंने तो इससे बहुत डीप में वेरिएशंस कराई थी। डिवाइडेड बाय 10 हो जाए तो, डिवाइड बाय 5 हो तो, एक जीरो के साथ केस अलग किया था हमने, वो तो बहुत टीडियस केस है। यहाँ तो जीरो था भी नहीं। चलो हाँ, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -2, 1, ठीक है। ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एंड द पॉइंट इज 2, 3, 2, -3, 1 2 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट 2, -3, ठीक है, 1 2 -1 -2 -3, ठीक है। कह रहा है ओरिजिन शिफ्ट कर दिया न्यू प्लेस पे, कहाँ है ओरिजिन हमारा, -2 1 2 -2, 1 यहाँ, -2 1। तो बता रहा है अगर ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से एक्स एक्सेस पे ऐसे चलेंगे हम, और वाई एक्सेस पे नीचे आएंगे। तो पहले तो ये देखना है कि अगर, वैसे दिखा रहा हूं, दिखाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। मान लो वो कह रहा है कि ये अगर ओरिजिन है -2, 1, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां से पहले एक्स एक्सेस पे चल के देखो, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा। बेसिकली मेरे को ये बताओ, यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस है, फिर यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस है। तो ये कितना है, राइट साइड में 1 2 और 3 4, 4 हो गया ये, और नीचे कितना जाना पड़ेगा, 1 तो यहां से हो गया, और फिर नीचे ऑलरेडी 3 था, तो टोटल 4 नीचे जाना है, तो यानी -4 हो गया।
काउंटिंग का क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या ही सिखाऊं। 4 का -4 ये रहा ऑप्शन। इसके लिए कौन सा तुम्हें ये तो टेंथ का बच्चा ही सॉल्व कर लेगा, इसमें ऐसा क्या चाहिए, ऐसी कौन सी हमने मैथ्स लगा दी इसके लिए। ओके क्या बात है, सारे ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन लास्ट ही है क्या, सारे वही कर रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फिर से वो नॉट ट्रू तो उल्टा चेक करना चाहिए। उल्टा चेक करेंगे तो कह रहा है ए एंड बी आर मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट ए भी 0 है। ये मैंने अलग से डिस्कस किया था कि अगर ए इंटू बी 0 आ जाए तो हो सकता है ए 0 हो सकता है बी मतलब 0 मतलब नल मैट्रिक्स हो सकता है ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स ना हो फिर भी मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो कह रहा है आइदर ए इज 0 बी इज 0, नहीं ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है दोनों के दोनों नॉन जीरो। तुम फॉर श्योर ये नहीं बोल सकते कि उन दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर इलस्ट्रेशन दी गई है मैट्रिसेस के लेक्चर में, वहां पे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे यही समझाया था। इस एक एग्जांपल लिया था इसी के ऊपर कि देखो मल्टीप्लाई मैंने की थी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स और आंसर आ गया था 0 फिर भी नल मैट्रिक्स। तो उससे ये इंप्लाई हुआ था कि कोई भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके भी 0 प्रोडक्ट आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी रही बात इसकी, कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स सच दैट ए 0 नहीं है बी 0 नहीं है बट ए भी 0 है। हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, दिस इज ट्रू। कह रहा है ए बी इज 3x3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, तो मैट्रिक्स बी इज ऑर्डर जिसका डिटर्मिनेंट 1/2 है, देन ए बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है 3x3 की। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट अगर मैं इन दोनों का ले लूं डिटर्मिनेंट, तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई विच इज 1, और ए बी का डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 1/2, तो ठीक है, सही तो है। नेक्स्ट ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट ए बी जो है वो 2i के बराबर है, ठीक है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी उससे 2i आ गया, ठीक है। कह रहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज ऑल्सो नॉट 0, बिल्कुल ठीक है। क्यों, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, अगर ए बी 2i के बराबर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 2 के बराबर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ i तो 1 होता है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 होना चाहिए। दो डिटर्मिनेंट्स को दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, तो उसमें एक भी कोई 0 हो सकती है नहीं। अगर एक भी 0 होगी तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ना। तो यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुम इस पूरे क्वेश्चन में इस वाली प्रॉपर्टी का काफी रोल है जो दो ऑप्शन चेक करने के लिए काम आ रहा है कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये मैंने ना डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज वाले जो इजी क्वेश्चन आते हैं उस पर एक अलग से लेक्चर लिया था जहां हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करी थी, उसको मतलब देख सकते हो उसमें। यहाँ तो मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट पूछा, उसमें तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इसमें भी मेरे को दिख नहीं रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं बट बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 59 बस यही लास्ट है क्या, पहुंच गए क्या। ओ चल हो ही गया फिर तो, एक सेकंड रुको। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अरे पैरामेट्रिक फॉर्म पे है, डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, कर दो यार, इसमें क्या मेरे से करवाओगे। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं ऐसे में, अगर y और x दिए होते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश बाय एक्स डैश। करो डिफरेंशिएट y को, माइनस साइन टी माइनस 2 कॉस 2t अपॉन एक्स डैश, इसको डिफरेंशिएट करो साइन का कॉस टी माइनस नहीं प्लस 2 साइन 2t। और क्या बोल रहा है, टी की वैल्यू π/4 डाल दो भाई, π/4 जब बोल रहे तो डाल दो, टी की वैल्यू π/4 डालोगे तो कितना आ जाएगा -1/√2, ठीक है। और π/4 डालोगे तो ये हो जाएगा π/2, cos π/2 कितना होता है 0, तो ये तो 0 ही हो गया, बस न्यूमरेटर हो गया सॉल्व, डिनोमिनेटर cos π/4 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन π/2 कितना होता है
1, बस हो गया। ऐसा अच्छा सेट करके नहीं दिया, सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है कर लो भाई, एलसीएम ले लो नीचे, -1/√2 अपॉन 1 + 2√2, ठीक है। इसमें क्या करोगे, रैशनलाइज कर लो इसको, कैसे करेंगे, 2√2 - 1, 2√2 - 1 से रैशनलाइज कर लो ऊपर नीचे, तो नीचे आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर -1, तो नीचे आ जाएगा यानी कि 7, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ऊपर कर लो, ये क्या किया कर, अच्छा ये 1/√2 आएगा, ये √2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, नहीं -1 का +1 हो जाएगा, 1 - 2√2 हो जाएगा, 1 - 2√2/7 आएगा। रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन हो गया यार, ये तो 10th का क्वेश्चन है, यही आ रहा है 1 - 2√2/7, ठीक है, चल डन है, ऑलराइट, लेट्स एंड द लेक्चर here, see you in the next class, good day everyone, bye।